Welcome back everyone on English Zone channel and we are here with a new class related to English literature जिसमें बात कर रहे हैं हम मॉक टेस्ट 6 की TGT PGT एग्जाम से रिलेटेड। और आज इस स्पेसिफिक क्लास में जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की फेमस लाइंस का। मीन्स उनकी पोइट्री से रिलेटेड, उनके वर्क से रिलेटेड जो भी फेमस लाइंस आपके एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं उसका डिस्कशन आज की इस क्लास में हम करेंगे एमसीक्यूज के फॉर्म में, जो कि मॉक टेस्ट 6 है। ऑलरेडी 5th मॉक टेस्ट तक के वीडियोस के लिंक आपको एंड स्क्रीन और आई बटन पे मिल जाएंगे, आप वहां पे जाकर के चेक कर लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले जिस इंपॉर्टेंट और फेमस पोएटिक लाइन की बात करते हैं, मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चन है आपका ये यहाँ पे, इसके बारे में बात करेंगे। The first one is we have, in which poem does the following line appear? Our birth is but a sleep and forgetting. ये फेमस लाइन है। आपको बताना है कि किस वर्क में लिया गया है, किस वर्क से इस लाइन को विलियम शेक्सपियर ने किस वर्क में लिखा है अपने, उसको मेंशन करना है। माइकल इमॉर्टैलिटी ऑड, रिजेक्शन एंड ऑड, या आपका है यहाँ पे, यहाँ डिजेक्शन होना चाहिए, टिंटन एबे। तो ऑप्शन हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी होगा। दिस फेमस लाइन आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग इज टेकन फ्रॉम द पोएम इमॉर्टैलिटी ऑड ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। ये बहुत ही फेमस लाइन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मेंशन कर दे रही हूं मैं, आप जरूर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम माइकल की बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा क्लीन कर देती हूँ मैं। माइकल, it is a pastoral narrative poem that was written in the year 1800 by William Wordsworth. नेक्स्ट वन जिसमें इमॉर्टैलिटी ओड, जो इसकी लाइन है इसके बारे में बात करते हैं। ओड इंटिमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, पब्लिश्ड इन द ईयर 1807, ये पोएम है। डिजेक्शन एंड ओड की बात करते हैं तो ये पोएम सैमुअल टेलर कॉलरिज ने लिखा हुआ है, एस.टी. कॉलरिज जो कलीग थे विलियम वर्ड्सवर्थ के। और ये पोएम जो थी वो पब्लिश हुई है 1802 में। और इसके साथ ही साथ टिंचर्न एबे पोएम, लाइंस रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंचर्न एबे, जिसको हम जो शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं इस पोएम को टिंचर्न एबे है, पब्लिश हुआ है 1798 में, ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई पोएम है। एंड दिस इज द 19th पोएम ऑफ लिरिकल बैलेड। विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज के कोलैबोरेशन वर्क लिरिकल बैलेड्स की ये 19 पोएम है। विलियम वर्ड्सवर्थ ने 19 पोएम का कंट्रीब्यूशन किया है, एस.टी. कॉलरिज ने 4 पोएम्स का कंट्रीब्यूशन किया है। तो टोटल नंबर ऑफ लिरिकल बैलेड्स में जो पोएम्स थी वो 23 थी। तो ये कुछ फैक्ट है इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिगार्डिंग और इसके ऑप्शंस के रिगार्डिंग, तो इनको भी आप अपना नोट डाउन करते चलिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो कि हमारा फेमस क्वेश्चन है, फेमस लाइन है। Bliss was in it that dawned to be alive, but to be young was very heaven. फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए यहाँ पे स्क्रीन पे है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आपको बताना है इस लाइन का अकरेंस किस पोएम में मिलता है, किसके पोएम में मिलता है, स्पेशली यहाँ पे ये क्वेश्चन बन रहा है। दिस अकर्स इन अ पोएम बाय, आपको उस पोएट का नाम बताना है जिसके पोएम में इस लाइन का डिस्क्रिप्शन मिलता है। हम यहाँ पे वर्ड्सवर्थ की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, विलियम वर्ड्सवर्थ। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन नाम की पोएम से ये लाइन ली गई है जो कि प्रिलूड बुक में इंक्लूडेड थी, बुक नंबर 11, 1804 में ये कंप्लीट हुई है ये वर्क। और यहाँ पे फ्रेंच रेवोल्यूशन नाम की वो पोएम थी जो कि प्रिल्यूड, जो इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है 1850 में जो पब्लिश हुआ है, इसकी ये 11th पोएम में इसका डिस्क्रिप्शन आपको मिलता है। एंड नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। वर्ड्सवर्थ फॉलोइंग लाइन अपीयर्स इन हिज पोएम। आपको बताना है कि ये लाइन, आई हैव मेजर्ड इट फ्रॉम साइड टू साइड, दिस 3 feet लॉन्ग एंड 2 feet वाइड, ये लाइन वर्ड्सवर्थ की किस पोएम में मेंशन्ड है, आपको उसका नेम बताना है। माइकल, फ्रेंच रेवोल्यूशन, थॉर्न, ओ टू ड्यूटी, ये इंपॉर्टेंट पोएम्स जो हैं ये वर्ड्सवर्थ की है, WW। अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप बता दीजिए मुझे। एंड द करेक्ट आंसर वी हैव ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। थॉर्न की बात हो रही है, थॉर्न पोएम से
इस लाइन को वर्ड्सवर्थ ने इसमें मेंशन करा है और इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। द थॉर्न रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ in 1798 is a very melodramatic and tells the story of a solitary dejected woman। एक डिजेक्टेड वुमेन है जिसके बारे में ये स्टोरी है द थॉर्न, और ये 1798 में विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी हुई है। मेलोड्रामेटिक पोयम है, एक डिजेक्टेड सॉलिटरी वुमेन की स्टोरी को बताती हुई ये पोयम है। The thorn, I have measured it from side to side. This 3 feet long and 2 feet wide is taken from this poem. Next one, we have the question. Out of these options, which one is the opening line of Wordsworth? आपको बताना है इन चारों options में से कौन सी लाइन ऐसी है जो वर्ड्सवर्थ की पोएम की ओपनिंग लाइन है। ऑप्शन ए है I cry, your mercy, pity, love, app love। ऑप्शन बी द वर्ड इज टू मच विद अस, या ऑप्शन सी है ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, या ऑप्शन डी है व्हेन ट्रू लव बर्न्स डिजायर इट लव प्योर फ्लेम्स। आपको बताना है इसका आंसर कौन सी इसमें से वर्ड्सवर्थ के पोएम की ओपनिंग लाइन है। एंड ऑप्शंस वी हैव, द आंसर इज ऑप्शन बी। हम सभी जानते हैं इस नेम से पोएम है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। अगर इसकी बात करते हैं इस इंपॉर्टेंट पोएम की, तो पहले ये जो लाइन है ये जॉन कीट्स के पोएम की ओपनिंग लाइन है, जो कि स्टार्ट होती है इसी लाइन से आई क्राई योर मर्सी पिटी लव ए लव। ये ओपनिंग लाइन है किस पोएट की? जॉन कीट्स की। सेकंड के बारे में हमने बात की, डब्ल्यू की ओपनिंग लाइन है, कौन सी पोएम है? द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, इसी टाइटल से ये पोएम है। ओ लाइफ ओ टाइम की बात करें, अ लैमेंट पोएम से ली गई है, ये पीबी शेले की है। यहाँ पे मैंने आप सभी के लिए मेंशन कर रखा है। इसके साथ ही साथ बात करते हैं व्हेन ट्रू लव बर्न्स डिजायर इज लव्स प्योर फ्लेम। ये डिजायर पोएम से ली गई है एंड दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय एस.टी. कॉलरेज। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है इन सभी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में। नेक्स्ट वन क्वेश्चन वी हैव, वी आर सेल्फिश मैन, ओ रेज अस अप, रिटर्न टू अस अगेन। ये किस, दिस लाइन अपीयर्स इन, किसकी लाइन में ये अपीयरेंस मिलता है इस पोएम का? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, टू मिल्टन। ये है किस पोएम में है? टू मिल्टन पोएम में है, और किसने लिखी है? डब्ल्यू ने। लंदन 1802 पोएम है। विलियम वर्ड्सवर्थ पोएम लंदन 1802 में ये लाइन का डिस्क्रिप्शन मिलता है, वी आर सेल्फिश मैन, ओ राइज अस अप, रिटर्न टू अस अगेन, जो कि रिलेट करता है ये पोएम किस पे? विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये डेडिकेट किया हुआ है पोएम, ये मिल्टन के लिए किया हुआ है, और ये जो पब्लिश हुआ है दैट वाज पब्लिश इन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स 1807। तो इस पोएम का जो नेम है वो लंदन 1802 है। This poem appears in To Milton, London 1802, that was composed by William Wordsworth. Next question की तरफ चलते हैं। There neither is nor can be any essential difference between the language of prose and metrical composition। अगर इस तरीके की अगर हम बात करते हैं, या ऐसा आपको कोई आ जाता है कि प्रोज और पोइट्री में कोई मेट्रिकल डिफरेंसेस, कोई ऐसी इसेंशियल डिफरेंसेस नहीं है कि इस डिफाइन करता है कि ये प्रोज है ये पोइट्री है, तो ये किसने कहा है? हु सेड दिस? दैट इज कॉलरेड, लैम, वर्ड्सवर्थ या एनरॉल्ड। तो फ्रेंड्स ये कोटेशन जो है ये वर्ड्सवर्थ ने बोला है जब उन्होंने क्या डिफाइन किया है? पोएटिक डिक्शन डिफाइन किया है। पोएटिक डिक्शन को बारे में बात की है उन्होंने। यहाँ पे क्या उन्होंने लिखा हुआ है कि कोई भी पोइट्री, एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए पोइट्री के लिए, कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए कि यस ये लैंग्वेज जो है ये एक डिफिकल्ट लैंग्वेज है जो लोगों को समझ में नहीं आ रही, कॉमन लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन। ठीक है, ये होना चाहिए कि हम जिस लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं, जो हमें समझ में आ रही है वही पोइट्री उसी वे में लिखी जानी चाहिए, सो दैट ये डायरेक्टली एक तरीके से इन्फ्लुएंस कर सके जो रीडर्स होते हैं, और कॉमन मैन भी इसको समझ सके। इसके लिए कोई स्पेसिफिक स्किल नहीं होनी चाहिए, एंड दैट्स व्हाई पोएटिक डिक्शन में डिफाइन करते हुए उन्होंने बोला है वर्ड्सवर्थ ने, देयर neither is nor can be any essential difference between the language of prose and metrical composition। मीन्स प्रोज की
वर्क लिखते वक्त या पोइट्रिक वर्क लिखते वक्त, मेट्रिकल कॉम्पोजिशन लिखते वक्त किसी तरीके का एक कोई स्पेसिफिक डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ना होता है ऐसी वर्क को लिखने में। दैट वाज डिफाइंड बाय वर्ड्सवर्थ। और इसी चीज को एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट किया है, एक तरीके से अपोज किया है उनके कलीग ने, दैट वाज एस.टी. कॉलरिज। एस.टी. कॉलरिज ने अपोज किया है कि यस, मेट्रिकल जो कंपोजिशंस होती हैं उनकी लैंग्वेज जो होती है वो प्रोज से कहीं अलग होती है, और इसीलिए वर्ड्सवर्थ के पोएटिक डिक्शन को कॉलरिज ने, उनके कलीग ने बिल्कुल नकारा है और बोला है कि पोएट्री अपने वे में, अपनी मेट्रिकल स्टाइल में लिखनी चाहिए, जहां पे रिदम और एक स्पेसिफिक वे में लिखी होनी चाहिए। चलते हैं, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आप सभी के लिए है। शी गेव मी आईज, शी गेव मी ईयर्स एंड humble cares and delicate fears, a heart, the fountain of sweet tears and love and hope and joy. This line are written about, बोला जा रहा है कि ये लाइन किसके लिए लिखी गई है। आपको यहाँ पे आंसर करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं फिर से यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। ये है लाइन रिवर वे के लिए, डोरिथी वर्ड्सवर्थ के, एनेट वॉलेन के लिए या कॉलरिज के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, क्योंकि डोरिथी वर्ड्सवर्थ जो थी वो सिस्टर थी किसकी, डब्ल्यू की, और उनके लिए ये लाइन लिखी है वर्ड्सवर्थ ने। शी गिव मी eyes, she gave me ears, humble care, delicate fears, a heart and fountain of sweet tears and love and hope and joy। तो बहुत एक क्लोज बॉन्डिंग थी सिस्टर एंड ब्रदर के बीच में, डोरिथी एंड वर्ड्सवर्थ के बीच में। बहुत सी पोएम्स में हेल्प भी करी है डोरिथी वर्ड्सवर्थ ने, वर्ड्सवर्थ को लिखते वक्त। और इससे रिलेटेड जो फैक्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। द स्पैरो नेस्ट इज अ लिरिक पोएम रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। It was first published in the collection Poems in 2 volumes in 1807। तो ये लाइन इसी पोएम से ली गई है। Poems in 2 volumes में 1807 में ये पब्लिश हुई है, जो कि वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है, विलियम वर्ड्सवर्थ के थ्रू। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम, जो फेमस लाइन है, द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। फिर से वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम फीचर्स द फ्रेज द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। मतलब जब ये, अभी मैं इसके बारे में बात करूंगी, बट पहले हम आंसर को देख लेते हैं। एंड दिस इज फ्रॉम द पोएम द टिंटन एबे। जब ये फिर से रिविजिट करते हैं टिंटन एबे में 1798 में, और ये 1793 में एक बार विजिट कर लेते हैं, उसके बाद 5 इयर्स बाद जब ये फिर से जाते हैं, तो ये सेम वही चीज जो म्यूजिक है, सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, जब वहाँ पे उस बैंक के किनारे, वो जो नदी होती है उसके किनारे पे बैठ के वो अपनी पुरानी यादों को, जो मेमोरीज होती हैं उसको रिकलेक्ट करते हैं, याद करते हैं, तो उनको वही चीजें फिर से आती हैं कि अभी भी वही सैड जो म्यूजिक है ह्यूमैनिटी का, मीन्स देयर इज अ पॉवर्टी, देयर इज अ करप्शन, देयर इज अ सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट इन ह्यूमन या सोसाइटी में है, तो उसको वो अभी तक वही चीज सुन रहे हैं। इवन यहाँ आने के बाद भी, इस एक काम कंपोज प्लेस में आने के बाद, एक नेचुरल प्लेस में आने के बाद भी वो उनको वही चीजें सब कुछ सुनाई दे रही हैं। बहुत ही फेमस लाइन है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, टिंटन एबे पोएम से ये ली गई है। चलिए कुछ टिंटन एबे पोएम के बारे में बात कर लेते हैं। Wordsworth line composed a few miles above Tintern Abbey on revisiting banks of Way during a tour July 13, 1798। ये पूरा इस पोएम का टाइटल है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में टिंटन एबे के नेम से जानते हैं। ये रिटन है क्लोज टू द एंड ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो वही चीजें यहाँ पे बात की गई है, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद की जो एक सैडनेस है, डिसअपॉइंटमेंट है ह्यूमन रेसिस में या ह्यूमन साइकोलॉजी में, उसके बारे में उन्होंने इस लाइन में बात की है, द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट वन वी हैव द क्वेश्चन, नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन विलियम वर्ड्सवर्थ की है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर नेवर डिड बिट्रे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही साथ हमने पहले बात की रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड की। ये सब इंपॉर्टेंट लाइंस हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की। तो ये आपको बताना है, दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम नथिंग, द प्रिलूड, टिंटन एबे या डैफोडिल्स। और ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा,
टिंटन एबे पोएम से ये लाइन ली गई है। ऑप्शन सी इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है टिंटन एबे पोएम के बारे में। आगे हम चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देयर वॉज अ टाइम व्हेन मीडो ग्रो एंड स्ट्रीम the earth and every common sight to me did seem April is celestial light, the glory and freshness of a dream. From which poem these opening lines have been taken? ये देखिए opening line है, किस poem से ये ली गई है? टिंटन एबे, रेनबो या the prelude या the intimation of immortality. Option D is the correct answer. Intimation of immortality is the answer. ये इसकी ओपनिंग लाइन है इस पोएम की, तो ये भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्वेश्चन आपका ओपनिंग लाइन से रिलेटेड किसी पोएट से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी फेमस लाइन है, किस पोएम से ली गई है। एट लेंथ द मेन परसीव्स इट डाई अवे, द फीड इनटू द लाइट ऑफ कॉमन डे। इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ this line occur? Does this line occur? Immortality or Tintin Abbey, The Excursion या Prelude? Option A is the correct answer. This is from the poem Immortality और Immortality और Tintin Abbey, इसके साथ ही साथ फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसके साथ ही साथ आपका डैफोडिल्स, ये कुछ पोएम्स हैं जहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट लाइंस मिल जाएंगी और वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पोइट्री इज द ब्रीथ एंड द फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज, इट इज इम्पैशन्ड एक्सप्रेशन। चलिए इसको बताइए, ये डेफिनेशन एक तरीके से किसने दी है? एशली कॉलरिज, पीबी शेले, बेन जॉनसन, वर्ड्सवर्थ। एक और डेफिनेशन बहुत ही फेमस है पोइट्री से रिलेटेड, पोइट्री इज एन स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है पोइट्री की। जब भी हम पोइट्री डिफाइन करते हैं इस डेफिनेशन को बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन में लिख रहे हो तो ये क्वेश्चन जो आता है इसको डिफाइन किया है पोइट्री को वर्ड्सवर्थ ने ही। पोइट्री के बारे में उन्होंने बहुत कुछ चीजें लिखी हैं, कैसी पोइट्री होनी चाहिए, किस तरीके का लैंग्वेज होना चाहिए, और ये पोइटिक डिक्शन उन्होंने डिफाइन करते वक्त ये सब कुछ लिखा हुआ है लिटिल बैलेड में। तो आपको बताना है कि ये जो लाइन है, पोइट्री इज अ ब्रीथ एंड द फाइनल स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज, इट इज इम्पैशन्ड एक्सप्रेशन। दिस लाइन इज द डेफिनेशन ऑफ पोइट्री एंड दैट वाज गिवन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मून डथ विथ डिलाइट लुक अराउंड हर व्हेन द हेवंस आर बेयर, दिस लाइन अपीयर्स इन द वर्ड्सवर्थ, लूसी ग्रे, माइकल, इमॉर्टलिटी यॉर्ड या नन ऑफ दीज। ये लाइन किस पोएम में वर्ड्सवर्थ की मिलती है? तो ये ऑप्शन सी है, इमॉर्टलिटी ऑर्ड में इस लाइन का डिस्क्रिप्शन मिलता है। अगला है द फ्रेश एयर लॉस्ट विद इन हिज चीक एज लाइट विद इन अ क्लाउड, दिस लाइन अकर्स इन डैफोडिल्स, एक्सकर्सन, प्रिलूड और लूसी ग्रे। तो ऑप्शन बी है, एक्सकर्सन से ये लाइन ली गई है इस पोएम की। और इसके बारे में बात करते हैं। एक्सकर्सन वाज द पार्ट ऑफ द इमेजिनरी वर्क, रेक्लॉस का एक पार्ट था। रेक्लॉस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना था, जो एक इनका मैग्नम ओपस, एक बहुत ही एम्बिशियस वर्क होने वाला था विलियम वर्ड्सवर्थ का, बट वो कंप्लीट नहीं हो सका। तो एक्सकर्सन जो था इसका सेकेंड पार्ट था। और इसके साथ ही साथ ये इसके बुक 7th में द चर्च यार्ड अमंग द माउंटेन से ये लाइन ली गई है, द फ्रेश एयर लॉस्ट विद इन हिज चीक एज लाइट विद इन अ क्लाउड। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, ओ ड्यूटी इफ दैट नेम दाउ लव। फिर से एक वेरी इंपॉर्टेंट लाइन और बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। अगर वर्ड्सवर्थ के इंपॉर्टेंट फेमस लाइंस की बात करते हैं, स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, ये लाइन किस पोएम से ली गई है वर्ड्सवर्थ के? आपको इसका आंसर देना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन ए इज द आंसर। ओके, ओड टू ड्यूटी। चलिए ओड टू ड्यूटी के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, क्या है ओड टू ड्यूटी पोएम। ओड टू ड्यूटी रिटन इन द ईयर 1805, पब्लिश्ड इन 1807। 1805 में लिखी गई है ये पोएम और 1807 में पब्लिश है। दिस इज एन ओड बाय वर्ड्सवर्थ। दिस ओड कंसिस्ट ऑफ 56 लाइन्स। ओवरऑल इस पोएम में 56 लाइन्स हैं, जो कि 7 स्टैंजाज में डिवाइडेड है एंड ईच स्टैंजा हैज अ 8 लाइन, मीन्स एक स्टैंजा में आपको 8 लाइन मिलेगी और 8 into 7 is equal to 56 एंड इट फॉलोज द राइमिंग स्कीम। के बाद में बात कर लेते हैं ए बी ए बी सी सी डी डी, मीन्स लास्ट की 4 जो लाइन्स हैं वो
कपलेट के फॉर्म में है, मीन सी सी एंड डी डी, ये कपलेट फॉर्म होगा। बाकी फर्स्ट लाइन जो है वो थर्ड लाइन से राइम कर रही है और सेकेंड लाइन जो है वो फोर्थ लाइन से राइम कर रही है। एंड 5 एंड 6 लाइन राइम कर रहे हैं आपस में और 7 एंड 8 लाइन आपस में राइम कर रही है। तो ये इसका राइमिंग स्कीम है, राइमिंग पैटर्न है इस पोएम ओड टू ड्यूटी का, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेमस पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। और यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट जो कलेक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट लाइंस यहाँ पे लेके आए थे क्वेश्चन के फॉर्म में, एमसीक्यूज के फॉर्म में रिलेटेड टू विलियम वर्ड्सवर्थ, वो हमने डिस्कस कर लिया है। अभी कुछ और इंपॉर्टेंट इनके फेमस लाइंस है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अपने सेपरेट वीडियो में बात करेंगे, किसी इंपॉर्टेंट जिसका जो सेकंड पार्ट होगा उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी अपलोडेड है विलियम वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड जो हमारे फेमस लाइन्स है, विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड, उस वीडियो का लिंक भी आपको स्क्रीन पे एंड स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप उसको वॉच आउट कर लीजिए यहाँ पे। और नेक्स्ट क्लास में हम और इम्पोर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, मॉक टेस्ट 7 लेकर के आएंगे, कुछ और बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के साथ में। टिल देन कीप वॉचिंग इंग्लिश लिटरेचर on this channel, English Zone. Thank you very much for watching this.